बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, और उसमें एक गाना है जिसमें कहता है कि हे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। तो जब आप लेंस ले रहे हैं तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। दाएं बाएं देखना है, ऊपर नीचे देखना है, आगे पीछे देखना है। ये देख करके तभी आप बता पाते हैं कि वस्तु या प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है। लेंसों अथवा दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों? तो यहां पर याद रखिए कि हमको ये पता करना होता है कि वस्तु को हमने लेंस से कितनी दूर पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब कितनी दूर पर बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है, जो वस्तु हमने रखा हुआ था लेंस के सामने उसकी ऊंचाई कितनी है, और जो लेंस हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी अथवा ऋणात्मक होगी, यह ज्ञात करने के लिए हमको चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। गोली लेंसों के लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसमें जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु को लेंस के सामने हमेशा बाएं रखते हैं, लेंस के सामने हमेशा और हमेशा बाएं रखते हैं, और उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर बाएं से दाएं गिरती है। ये दो बात एकदम ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगली बात आपको ध्यान में रखना है कि समस्त दूरियों का मापन यहां पर प्रकाशिक केंद्र से किया जाता है। तो आपको लेंस में बताया हुआ है कि यहां पर प्रकाशिक केंद्र होता है या यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। दोनों प्रकार के लेंसों में प्रकाशिक केंद्र होता है, और प्रकाशिक केंद्र से ही या इस ऑप्टिकल सेंटर से ही समस्त दूरियों का मापन किया जाता है। अब यहां पर देखिए, इस प्रकाशिक केंद्र से अगर बाएं तरफ चल रहे हैं तो बाएं तरफ जो दूरियां होती हैं वह ऋणात्मक होती हैं। फिर अगर दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो ये दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां यहां पर पॉजिटिव होती हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां यहां पर क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो समस्त दूरियों का मापन यहां पर प्रकाशिक केंद्र से करते हुए आपको याद रखना है कि यदि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा, यहां पर यह आपतित प्रकाश की किरण की दिशा है, अगर आपतित प्रकाश किरण की दिशा में आप चल रहे हैं, अब इसको अगर आगे आप इस तरह से बढ़ाएंगे तो यह भी आपतित प्रकाश किरण की दिशा होगी। तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में चलने पर दूरियां धनात्मक होती हैं, और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलने पर दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर ए बी रखी गई है और इसका मापन हमको करना है कि ओ बी क्या होगा, तो यहां पर ओ बी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि O से हम B की तरफ आ रहे हैं और आपतित प्रकाश की किरण जो है वो बाएं से दाएं चलेगी, और दूरी का मापन यहां पर दाहिने ओर से बाएं ओर करेंगे। इसलिए यहां पर इसकी फोकस दूरी इसलिए जो वस्तु है वह वस्तु यहां पर क्या होगी? वस्तु यहां पर निगेटिव दूरी में होगी। फिर देखिए, अब यहां पर उत्तल लेंस के संदर्भ में देखिए, एक वस्तु यहां पर ए बी रखी गई है जो लेंस यल के सामने या सम्मुख रखी गई है। इसको हमने कहां पर रखा है? इसको हमने लेफ्ट साइड में रखा है या बाईं तरफ रखा है। अब यहां पर ए बी वस्तु है, बाईं तरफ रखा है, प्रकाश की किरण जो है वो बाएं से दाएं तरफ चल रही है, तो यह लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है। अब यहां पर देखिए बेटा, अगर इस प्रकाश किरण को आगे बढ़ाते, यहां पर प्रकाश किरण के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे इस प्रकार से जाती। तो अब यहां पर देखिए, लेकिन इस तल पर टकराने के पश्चात इसका अपवर्तन हो जा रहा है, और मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर यह ओ एफ, इसको कहते हैं स्मॉल एफ, या इसको कहते हैं फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकस दूरी। तो यहां पर अब कैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है? अब O से किस तरफ चल रहे हैं? O से हम दाहिनी ओर चल रहे हैं, तो जब O से दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो यहां पर अब जो उत्तल लेंस होगा, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह क्या हो जाएगी? यह पॉजिटिव हो जाएगी या धनात्मक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश किरण की दिशा में चल रहे हैं। फिर देखिए, यहां पर
जब हम अवतल लेंस ले रहे हैं तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब देखिए यहां पर एक वस्तु ए बी रखी गई है और आप जानते हैं कि अवतल लेंस में वस्तु को चाहे जहां पर रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। तो अब ये देखिए प्रकाश किरणों को यहां पर दिखाया हुआ है और प्रकाश की किरण यह अपवर्तित होकर के फैल जा रही है और इस प्रकाश की किरण को जब पीछे की तरफ ले आ रहे हैं तो यह फोकस पर मिल रही है और फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब इसकी फोकस दूरी यहां पर क्या हुई? इसकी फोकस दूरी ओ एफ बराबर एफ हो गई। तो अब यहां पर देखिए ओ से किस तरफ आ रहे हैं? ओ से यहां पर बाईं ओर आ रहे हैं। यहां पर किस ओर आ रहे हैं? यहां पर लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं, बाईं ओर आ रहे हैं। तो यहां पर इसकी दूरी क्या हो जाएगी? यहां पर इसकी दूरी निगेटिव हो जाएगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखिए बेटा यहां पर वस्तु की दूरी, यहां पर देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यह किसके बराबर है? यह बराबर OB है। O से लेकर के B तक की दूरी जो है वस्तु की दूरी है और यह क्या होगा? अब यहां पर O से B की तरफ आ रहे हैं और किस तरफ आ रहे हैं? बाईं तरफ आ रहे हैं। तो यह दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। पर देखिए प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? यहां पर A डैश और B डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यह बराबर हो गया OB डैश, O से B डैश और इसके लिए O से किधर चल रहे हैं? O से दाहिनी तरफ चल रहे हैं। तो जब O से दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो यह दूरी क्या हो जाएगी? यह दूरी यहां पर पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए बेटा लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? वह सूत्र जो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और लेंस की फोकस दूरी के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। ऐसे गणितीय सूत्र को हम यहां पर लेंस सूत्र कहते हैं। अब वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर इसको U से प्रदर्शित किया जाता है। फिर प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो वह सूत्र जो इन तीनों के बीच में अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है, ऐसे सूत्र को ही हम लेंस फार्मूला कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा लेंस फार्मूला क्या है? 1/V माइनस 1/U बराबर होता है 1/F के, या 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U के। यही सूत्र जो है यहां पर लेंस सूत्र कहलाता है। अब यहां पर देखिए चर क्या है? यहां पर कितने चर हैं? यहां पर चर F है, चर यहां पर क्या है? V है और चर यहां पर क्या है? U है। तो 3 वेरिएबल हैं यहां पर F, V और U। अगर इनमें से किन्हीं दो का मान हमको मालूम हो, दो का मान हमको मालूम हो तो तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर चरों का मान, चरों का मान कैसे रखते हैं? उचित चिन्हों से, उचित चिन्हों द्वारा, यहां पर उचित चिन्हों द्वारा इनका मान रखा जाता है। अब यहां पर आप देख लीजिए सबसे पहले कि जब हम उत्तल लेंस लेते हैं तो उत्तल लेंस के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस के लिए F हमेशा पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर जब अवतल लेंस लेते हैं तो अवतल लेंस के लिए क्या होता है? अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। फिर देखिए बेटा वस्तु जो कुछ भी आप रख रहे हैं, वस्तु यह इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं और यह माइनस होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमेशा जो प्रकाशिक केंद्र है उसकी बाईं ओर रखेंगे। देखिए यहां पर यह AB वस्तु है और O से हम B की तरफ आ रहे हैं, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो U हमेशा यहां पर निगेटिव होगा। फिर देखिए प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है।
और यहां पर भी देखिए आप, यहां जब अवतल लेंस ले रहे हैं तो अवतल लेंस में क्या हो रहा है, यहां पर भी वस्तु को हमने कहां पर रखा है, बाईं ओर रखा है, प्रकाशिक केंद्र की बाईं ओर रख रहे हैं, इसलिए यहां पर U निगेटिव है और यहां अवतल लेंस के लिए भी U क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब जो तीसरा यहां पर बच रहा है उसका चिन्ह नहीं रखते हैं, तो जो दो ज्ञात हैं उन दो ज्ञात को चिन्हों सहित रखते हैं और जो अज्ञात है वह स्वतः चिन्हों सहित ज्ञात हो जाता है। जब हम गणनाएं करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वह चिन्हों सहित ज्ञात हो जाता है। अब यहां पर देखिए एक उत्तल लेंस लिया हुआ है, उत्तल लेंस के सामने यहां पर AB एक वस्तु रखी गई है। तो अब यहां पर देखिए वस्तु की दूरी, यहां पर वस्तु की दूरी हमने कहा इसको U से प्रदर्शित करते हैं और यह U क्या हो जाएगा, यह O से लेकर के B तक की दूरी हो जाएगी, यह OB हो गया। फिर देखिए बेटा प्रतिबिंब की दूरी, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको V से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यह OB डैश है, यह बराबर है OB डैश और इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यहां से लेकर के और प्रथम फोकस के बीच की दूरी जो है यह इसका फोकस दूरी हो गया। तो यहां पर फोकस दूरी यह बराबर F है और यह इसके संदर्भ में जब अवतल लेंस ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। तो यहां पर देखिए वस्तु को अब बाईं तरफ रख रहे हैं, यहां पर इस दशा में यह निगेटिव है और प्रतिबिंब यहां पर किधर बन रहा है, दाहिनी ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस स्पेशल केस में यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसी के उलट आप यहां पर अगर अवतल लेंस में आते हैं तो अवतल लेंस में जिधर वस्तु रखी होती है उधर ही आपका प्रतिबिंब भी बनता है। इसलिए यहां पर ये हमेशा याद रखना है कि वस्तु की दूरी U यह भी नेगेटिव है और यहां पर प्रतिबिंब जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह भी क्या है, यह भी नेगेटिव है, क्योंकि जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही हमको प्रतिबिंब मिल रहा है। तो ये भी नेगेटिव है और यह भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। और यहां पर फोकस दूरी क्या होती है, यहां पर F भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका प्रथम फोकस या ऑप्टिकल सेंटर से बाईं ओर होता है। तो अब यहां पर देखिए इसके पहले भी हम लोगों ने दर्पण के संबंध में देखा था कि दर्पण में क्या होता है। यहां पर देखिए दर्पण में या मिरर में क्या था, वहां पर भी मिरर फार्मूला देखा गया था और मिरर फार्मूला में 1/F बराबर था 1/U प्लस 1/V के, और यहां पर क्या है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U के। तो यहां पर केवल और केवल चिन्हों का अंतर है। तो हमेशा ये याद रखना है आपको कि जब दर्पण कहा जाए तो दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे और जब लेंस कहा जाए तो लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे, और जो राशियां दी गई हैं उन राशियों को चिन्हों सहित प्रदर्शित करते हैं और जो अज्ञात है वह स्वतः चिन्हों सहित ज्ञात हो जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस से दोनों से हमने प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझ लिया है। अब प्रतिबिंब बनने की जब प्रक्रिया हमने समझा तो उसमें हमको क्या पता चला, उसमें हमको ये पता चला कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी हो सकता है और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है। तो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब प्रतिबिंब का आकार और स्थिति किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है प्रतिबिंब का आकार और स्थिति, यह निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पर। वस्तु की क्या स्थिति है यह इसी पर निर्भर करता है कि वस्तु हमने कहां पर रखा हुआ है, यह उत्तल लेंस के संदर्भ में। लेकिन अवतल लेंस में आप जानते हैं कि अवतल लेंस में कहीं पर भी वस्तु रखा जाए, प्रतिबिंब जो है एक निश्चित स्थान ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, तो वहां इसका कुछ मतलब नहीं है कि आपने वस्तु को कहां पर रखा हुआ है। लेकिन
और जो उत्तल लेंस है उस उत्तल लेंस में यह मायने रखता है कि वस्तु को हमने कहां पर रखा है। अब यहां पर देखिए बेटा, रेखीय आवर्धन का मतलब हुआ या लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि जो वस्तु हमने लेंस के सामने रखा वह कितनी बड़ी हुई, कितनी छोटी हुई, या वह बराबर ही रही, वही जो अनुपात होता है ना, उसी अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का आकार, इसको हमने आई से प्रदर्शित किया, तो यह है साइज ऑफ इमेज, और फिर वस्तु का आकार, यह साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसलिए यहां पर हमको पता चला m बराबर हो गया आई बटे ओ के, आई बटे ओ के। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हमने एक लेंस लिया है, इसको लेंस के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। एक वस्तु इसके सामने ए बी रखी गई है और यहां पर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में मिल रहा है। तो अब देखिए, ओ से बी तक, यहां पर ओ से बी तक, ओ से बी तक ये क्या है, ये है वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। पर देखिए यहां पर ओ और बी डैश, ओ बी डैश, यह क्या है, यह प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ए बी क्या है, ए बी यह वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, और इसको हमने कैपिटल ओ से प्रदर्शित कर दिया। फिर देखिए यहां पर ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसको किससे प्रदर्शित कर दिया, इसको आई से प्रदर्शित कर दिया। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर यह ट्रायंगल है ओ ए बी या ए बी ओ, यहां पर ट्रायंगल ए बी ओ व। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ओ, यह दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब यह भी क्या है, यह समकोण है, यह क्या है, समकोण है। और यह भी क्या है, यह समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है। अब क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, तो यहां पर एंगल यह ए बी ओ यह 90 डिग्री है, और यहां पर ए डैश बी डैश ओ यह भी क्या है, 90 डिग्री है। और यहां पर यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया, यहां पर यह दो कोण बराबर हो गए। इसलिए क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी ओ यह सिमिलर ट्रायंगल हो गया, यह सिमिलर ट्रायंगल हो गया किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ओ के, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनके जो संगत भाग हैं उनके कोण बराबर होते हैं, और उनके जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वह समानुपातिक होती हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह ए बी, यहां पर ए बी या यहां पर ए डैश बी डैश बटे बटे ए बी, बटे ए बी, यह बराबर हो गया यहां पर फिर ओ बी डैश बटे ओ बी। यहां पर देखिए जब यह भुजा लिया तो इधर यह भुजा लिया, और यह ऊंचाई इधर लिया तो यह ऊंचाई इधर लिया, यह भुजाएं समानुपातिक हो गए। तो अब ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश को हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। देखिए ए डैश बी डैश आई है। फिर यहां पर ए बी क्या है, ए बी है ओ, यह बराबर हो गया यहां पर ओ बी डैश, यह क्या है, यह वी है, वी बटे, और फिर यहां पर क्या हो गया, यू हो गया। तो यम बराबर क्या हो गया, यम बराबर, क्योंकि अभी हम कह रहे थे कि यम क्या है, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं।
तो अब यहां पर या तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दिया हो तो हमको जो है आवर्धन पता चल जाएगा, या तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी गई है तब हमको रेखीय आवर्धन पता चल जाएगा। इस सूत्र से पता चल रहा है। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर निगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है, यहां पर निगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है, जबकि दर्पण के सूत्र में आप देखे थे कि दर्पण के सूत्र में वहां पर ऑलरेडी पहले से निगेटिव साइन लगा हुआ था। तो यह भी पॉइंट यहां पर याद रखना है कि यहां पर जब हम लेंसों के संदर्भ में रेखीय आवर्धन निकालेंगे तो वहां पर ऋणात्मक चिन्ह जो है वह नहीं लगा करके लिखेंगे। अब एक बात देखिए, यहां पर अगर m का मान पॉजिटिव है, m जो है वो धनात्मक आ रहा है, तो धनात्मक होने का मतलब क्या हुआ? धनात्मक होने का मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, अब m पॉजिटिव होने का मतलब यहां पर हो गया कि प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। प्रतिबिंब क्या है? यहां पर सीधा है, और प्रतिबिंब सीधा होगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा? यह आभासी प्रतिबिंब होगा। तो अगर यम पॉजिटिव मिल रहा है आपको, तो इससे दो इंफॉर्मेशन, क्योंकि नेचर पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पर आपको याद रखना है ये। फिर अगर m इज इक्वल टू निगेटिव है, m इक्वल टू निगेटिव है, तो निगेटिव क्या होगा? निगेटिव का मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा हो गया, और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। फिर आपको याद रखना है कि यहां पर जो यम का मान है, यम का मान यह जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। किसके लिए? किसके लिए? यहां पर उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस में इसका मान यह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वहीं पर यम का मान केवल और केवल पॉजिटिव होगा। किसके लिए? यहां पर अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए यम का मान केवल और केवल धनात्मक होगा, वो ऋणात्मक मान यहां पर नहीं आएगा। अब लेंसों से संबंधित जो अगला टॉपिक है वह है लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अब इतना तो हमने जान लिया है कि उत्तल लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उत्तल लेंस का क्या गुण होता है और अवतल लेंस का क्या गुण होता है। अब आप जानते हैं कि उत्तल लेंस पर जब कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो यह प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात ये देखिए मुड़ गई, अपवर्तन के पश्चात मुड़ गई, और यह प्रकाश की किरणों को, जो प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिर रही हैं, उन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो यहां पर जो उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस यह प्रकाश की किरणों को यह एक स्थान पर कन्वर्ज करता है, एक स्थान पर अभिसारित करता है। ठीक है, यह प्रकाश किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है। अब इसके विपरीत यदि हम अवतल लेंस लेते हैं, तो अवतल लेंस में आप देखें कि अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी प्रकाश की किरण इस पर गिरती है, गिरने वाली प्रकाश किरण को यह फैलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है। यहां पर इसमें डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। तो डाइवर्जिंग लेंस या इसको कहते हैं अपसारित करना। तो यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है या फैलाता है? प्रकाश किरणों को यह फैलाता है, और जबकि यह क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है। तो जो भी प्रकाश किरण इस पर गिरे, अगर यहां पर नीचे की तरफ से प्रकाश किरण गिरा है तो यह प्रकाश किरण भी अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है। तो यहां पर लेंस की क्षमता का क्या आशय है? लेंस की क्षमता, इसका मतलब हुआ कि आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की
जो इसकी क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे हमने एक उत्तल लेंस लिया और यहां पर प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण यह इसके ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक, अगर ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक यह कन्वर्स कर जा रही है, अब इशारित कर जा रही है, यह प्रकाश की किरण यहां पर इसका एफ है और यह क्या कर रही है, यह अधिक मोड़ रही है, अधिक मोड़ रही है और ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक प्रकाश किरण को यह कन्वर्स कर दे रही है। दूसरा यहां पर लेंस हो सकता है, अब दूसरा लेंस यहां पर हो सकता है यह एल, प्रकाश की किरण इस पर गिरे और दूर जाकर के यह यहां पर मुख्य अक्ष पर मिले, तो अब इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता कम होगी, इसकी क्षमता कम होगी, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को, जो प्रकाश किरण का देखिए ये मुख्य मार्ग था या इसका प्रमुख मार्ग था, अब कितना मोड़ रहा है, यह इतना, मान लीजिए यहां पर यह θ2 है और यहां पर यह θ1 है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो यहां पर अधिक प्रकाश किरणों को जो लेंस मोड़ता है उसकी क्षमता अधिक होती है और जो प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है उसकी क्षमता कम होती है। तो क्षमता क्या होता है, यहां पर लेंस की क्षमता यह बराबर होता है 1/, और फोकस दूरी, फोकल लेंथ और किसमें, मीटर में। अगर 1 लिख रहे हैं तो फोकल लेंथ मीटर में, या अगर यहां पर 100 लिख रहे हैं तो 100/, और फोकस दूरी, और यह किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो अब यहां से क्या परिभाषा निकल के आ रही है, लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, और P क्या हुआ, ये हुआ फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का क्या हुआ, यह व्युत्क्रम हुआ, इनवर्स हुआ। यहां पर फोकस दूरी का हमने इनवर्स लिया, यहां पर भी देखिए फोकल लेंथ इन मीटर, इसका इनवर्स लिया, व्युत्क्रम लिया, और यहां पर जब 100/, फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिखा तो यहां पर भी फोकस दूरी का व्युत्क्रम हमने लिया, तो वही बताता है कि इसकी क्षमता कितनी होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर P का मात्रक क्या होता है, यहां पर इसका मात्रक होता है डायोप्टर, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, और इसको D से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहां पर लिख रहे हैं कि +5D लिख रहे हैं, तो यहां पर यह बता रहा है कि ये कैसा लेंस है, यह उत्तल लेंस है। अगर हमने डायोप्टर यहां पर लिखा -5D, तो -5D अब ये बता रहा है क्या है, यह अवतल लेंस है। तो इसके मात्रक को आपको याद रखना है, और साथ ही साथ यह भी अब यहां पर याद रखना है कि अगर 2, 3, 4, 5 लेंस इस तरह से कॉम्बिनेशन में रखे गए हैं या एक साथ रखे गए हैं, तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता उन लेंसों का जो क्षमताएं होगी उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी। जैसे यहां पर हमने सबसे पहले एक लेंस यहां पर लिया, यह L1 लिया, फिर दूसरा लेंस यहां पर हमने L2 लिया, फिर तीसरा लेंस यहां पर L3 लिया, इस तरह से 3 लेंस ले लिए, और इसकी क्षमता यहां पर P1 है, इसकी क्षमता P2 है, इसकी क्षमता यहां पर P3 है। तो इस कॉम्बिनेशन की क्षमता क्या हो जाएगी, इस कॉम्बिनेशन की क्षमता P = हो जाएगा P1 + P2 + P3। यहां पर 3 लेंस लिए हुए हैं। हमने कहा कि यहां पर बीजगणितीय योग जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर चिन्हों का ध्यान रखते हैं। जैसे यहां पर तीनों हमने उत्तल लेंस लिए हुए हैं, इन तीनों के स्थान पर कोई आप 2 उत्तल ले सकते हैं, 1 अवतल ले सकते हैं, तब वहां पर जो क्षमताएं होंगी वह प्लस और माइनस में जब इस प्रकार से लिखेंगे, तब जाकर के कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो कॉम्बिनेशन का पावर आएगा।